अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमानान गिरामी और इस अजीमुश्शान रैली में शरीक हौसलामंद और उलुल अज़्म भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सबसे पहले इस अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। फिरका परस्ती के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, रेसिज्म या नस्ल परस्ती के खिलाफ ये अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस, ये मुल्क के अवाम की तरफ से यह ऐलान है कि हम इस मुल्क को फाशिज्म के रास्ते पर जाने नहीं देंगे, जुल्म के रास्ते पर, नाइंसाफी के रास्ते पर, इनजस्टिस के रास्ते पर, इनइक्वालिटी के, नाबराबरी के रास्ते पर, डिस्क्रिमिनेशन के, तफरीक के रास्ते पर, कम्युनलिज्म के रास्ते पर, रेसिज्म के रास्ते पर इस मुल्क को जाने देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम इस मुल्क को कानूनियत के रास्ते पर जाने नहीं देंगे। तो आपका ये ऐलान, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह इस मुल्क के अवाम को बेदार करने और उनके ज़मीर पर दस्तक देने का एक अहम जरिया साबित होगा। भाई और बहनों, मैं हमेशा प्रोफेसर टॉयनबी की बात दोहराता हूं कि सिविलाइजेशंस कभी मारे नहीं जाते, बल्कि हमेशा जब भी मरते हैं खुदकुशी से मरते हैं। सिविलाइजेशंस डाई फ्रॉम सुसाइड, नॉट फ्रॉम मर्डर। और किसी सिविलाइजेशन की, सुसाइड की, उसकी खुदकुशी की सबसे बड़ी अलामत यह होती है कि वहां अफराद और गिरोहों के दरमियान नफरत पैदा की जाती है, एक दूसरे से लड़ाया जाता है। मुल्क की तामीर से ज्यादा, उसकी तरक्की से ज्यादा एक दूसरे से नफरत यह असल एजेंडा बन जाती है। तो यह इस बात की अलामत होती है कि वो सिविलाइजेशन सुसाइड के, खुदकुशी के रास्ते पर चल पड़ा है। कोई भी मुल्क वो महज दौलत से ताकतवर नहीं बनता, महज डिप्लोमेसी से दुनिया की अजीम ताकत, विश्व गुरु नहीं बन सकता। किसी मुल्क के मजबूत और ताकतवर बनने के लिए सबसे पहली जरूरत यह होती है कि वहां लोगों के अंदर यूनिटी हो, इत्तेहाद हो, एक दूसरे पर एतमाद हो, तहफ्फुज़ का, सलामती का एहसास मुल्क के तमाम तबकात के अंदर मौजूद हो, रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो। यही मुल्कों की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग किसी मुल्क के अदल के निजाम को खराब करते हैं, वह लोगों को आपस में लड़ाते हैं, नफरत को आम करते हैं। मोहतरम सामीन, ये बात याद रखने की है, इस मुल्क की आवाम को याद दिलाने की है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े एनिमी हैं। हमें ये बात समझनी चाहिए और समझानी चाहिए कि फिरका परस्त ताकतें, फाशिस्ट ताकतें, नफरत का प्रचार, वो इस मुल्क की सबसे बड़ी दुश्मन है। आप इस मुल्क की सूरत हाल देखिए, नफरत, फिरका परस्ती, तफरीक अब यह इलेक्शन जीतने का शॉर्टकट रास्ता बन चुका है। नफरत का प्रचार करने वाले वो हीरो बनाए जा रहे हैं। यह कितनी बदनसीब सूरत हाल है कि इस वक्त हमारे मुल्क के कई चीफ मिनिस्टरों के दरमियान हेट स्पीच का कंपटीशन चल रहा है।
नफरती तकरीरों का मुकाबला चल रहा है। क्या आप ये समझते हैं कि नफरत की ये आग सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगी? हरगिज नहीं। मोहतरम सामीन, ये आग का खेल है और उसमें हर एक के हाथ जलेंगे। एक पूरी नस्ल, एक पूरी जनरेशन नफरत और इश्तियाल अंगेजी के माहौल में परवान चढ़ाई जा रही है। एक ऐसे मुल्क में जहां आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नफरत का ये खेल, ये कोई मामूली खेल नहीं है। ये एक भयानक आग है जो दहकाई जा रही है, और ये आग सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पूरे मुल्क को जलाकर खाकस्तर करेगी। कानून को, लॉ को नफरत का, तफरीक का, जुल्म का जरिया बनाया जा रहा है। बुलडोजर पॉलिटिक्स अब एक इस्तिलाह बन चुकी है और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को बदनाम कर रही है। कानून का सेलेक्टिव एप्लीकेशन एक पैटर्न बन चुका है। बेशुमार वाकयात हैं कि पूरी की पूरी कॉलोनी सो कॉल्ड इलीगल ऑक्यूपेशंस पर मुश्तमिल होती है, लेकिन उस कॉलोनी के बीचों बीच सिर्फ एक घर को गिराने के लिए बुलडोजर पहुंचता है। सारी कॉलोनी छोड़ दी जाती है, एक घर गिराया जाता है। तशद्दुद की, बल्कि जिनोसाइड की खुलेआम अपीलें करने वाले वो आजाद घूम रहे हैं, और सिर्फ एक जुमले पर, एक सेंटेंस पर मुफ्ती सलमान अजहरी को सख्त दफात लगाकर जेल में बंद कर दिया गया है। दिल्ली में सैकड़ों हेक्टर फॉरेस्ट जमीन, दिल्ली गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक सैकड़ों हेक्टर फॉरेस्ट जमीन पर इंक्रोचमेंट है। यह इंक्रोचमेंट आज भी रोजाना बढ़ रहा है, लेकिन अचानक डेमोलिशन की कार्रवाई होती है तो एक 900 ओल्ड मस्जिद की, 900 साल पुरानी मस्जिद की, जो उस वक्त बनी थी जब ना डीडीए था, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, ना उसके रूल्स और लॉज थे। यही मामला उत्तराखंड का है। हुकूमत के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि उत्तराखंड में 12,000 हेक्टर जमीन पर इंक्रोचमेंट है। उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह रातों रात एक मस्जिद को और मदरसे को कोर्ट के डिक्टेशन के खिलाफ, हालांकि कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बावजूद कार्रवाई की गई, उनको डिमोलिश किया गया। बनारस की तफसील अभी मुफ्ती साहब आपके सामने पेश करेंगे। इस मुल्क में बाकायदा कानून मौजूद है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है वो एक खतरनाक सूरत हाल है। मोहतरम सामीन, ये बात बताने की जरूरत है कि ये ट्रेंड सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये ट्रेंड इस मुल्क की अदालतों को बेवकार करेगा, उनको रुसवा करेगा सारी दुनिया में, कानून की हुक्मरानी को, रूल ऑफ लॉ को खत्म करके रख देगा। एक ऐसे वक्त में जबकि हमारे मुल्क को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरी मौका हासिल था कि हम तालीम पर तवज्जो देते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर तवज्जो देते, इस मुल्क की गुर्बत को खत्म करने पर तवज्जो देते, या इनइक्वालिटी दूर करने पर तवज्जो देते, समाज के जो तबकात पीछे रह गए हैं उनको डेवलप करते और सबको साथ लेकर तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ते। ये सब मौके आज भी मौजूद हैं, बहुत ज्यादा मौजूद हैं। हमारे मुल्क की बहुत बड़ी नौजवान कुव्वत है जिसे डेमोग्राफिक एसेट में, डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदला जा सकता है। मुल्क में अगर कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप होती, विजनरी लीडरशिप होती, तो वो मुल्क की आवाम को जोड़ती और इस हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा देती। लेकिन ये कितने अफसोस का मकाम है कि तारीख के इस अहम मोड़ पर हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, अपने ही शहरियों के दरमियान
नफरत की, तफरीक की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, मजहब और नस्ल की बुनियाद पर नफरत की गहरी खलीजें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद अपनी ही नौजवान कुव्वत को नफरत का नशा पिलाकर उन्हें डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोहतरम भाइयों और बहनों, ऐसे वक्त में जब मुल्क में जुल्म की, नाइंसाफी की, नफरत की तारीकियां इंतहाई गहरी हो चुकी हैं, ऐसे मौके पर आपका ये बेदार होना, आपकी ये अजीमुशान रैली, ये मुल्क में इंशाअल्लाह एक नई सुबह की नवीद है, एक नई सुबह की दलील है। मैं इस पर आपको मुबारकबाद देता हूं। यह इस बात का ऐलान है उम्मत मुस्लिमा की जानिब से, मुसलमानान हिंद की जानिब से यह ऐलान है कि हम हालात का मर्दाना वार मुकाबला करेंगे। हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं और हम इस मुल्क को तबाही के रास्ते पर जाने नहीं देंगे। यह हमारी दीनी जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क को तबाही से बचाएं। भाइयों और बहनों, हम खैर उम्मत हैं, उखरिजत लिन्नास हैं, सारे इंसानों के लिए निकाले गए हैं। हम इस मुल्क को तबाही के रास्ते पर जाने नहीं देंगे। हम रहमान और रहीम परवरदिगार के बंदे हैं, दीन रहमत के मानने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इस मुल्क के लिए हम कल भी रहमत थे, आज भी रहमत हैं और कल भी रहमत रहेंगे। हम हिदायत की रोशनी से इस मुल्क को मुनव्वर करेंगे। यहाँ का हर मसला हमारे दम से हल होगा। हम इस मुल्क के लिए सोल्यूशन बनकर, एसेट बनकर उभरेंगे। मोहतरम दोस्तों, आजमाइशों की ये भट्टी इसीलिए दहकाई गई है कि हम कुंदन बनकर निकलें और अपनी ये जिम्मेदारी अदा करें। इन हालात में लोग हमारे अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मायूसी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात याद रखिए कि फिरका परस्ती का और फाशिज्म का अहम तरीन टूल वो डर होता है, फियर होता है, खौफ होता है। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु औलिया फला तखाफूहुम व खाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन। इन हालात को लेकर हम मुसलमान परेशान हैं, फिक्रमंद हैं, लेकिन हरगिज मायूस नहीं है, हरगिज खौफजदा नहीं है। इस उम्मत की तारीख बताती है कि मुश्किलात, आजमाइशें वो इस उम्मत को हमेशा ताकतवर बनाने के लिए आती हैं। इस उम्मत का मिजाज ही ये है कि वो मुश्किलात से ताकत पाता है, आजमाइशों से तवानाई हासिल करता है। इसलिए फिरका परस्तों को हम ये बात कह देना चाहते हैं कि तुम जितनी आजमाइशें सख्त करोगे, हम इंशाअल्लाह उससे और ताकतवर बनकर निकलेंगे और मजबूत बनकर निकलेंगे। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसलिए इन मुश्किलात से न हम घबराएंगे, न मायूस होंगे और न इन हालात को कबूल करेंगे, बल्कि इस मुल्क के एक एक दिल पर हम दस्तक देंगे, यहाँ के ज़मीर को बेदार करेंगे और एक मुस्बत तब्दीली की फिजा को आम करने की कोशिश इंशाअल्लाह हम करेंगे। दोस्तों, मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा जरूरत जिस बात की है वो इस्तिकामत है, परसीवरेंस। हालात चाहे कुछ हो, हम अपने ईमान पर, अपने दीन पर, अपने उसूलों पर पहाड़ की तरह डटे रहें। यही सबसे बड़ी मज़ाहमत है। परसीवरेंस इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरी अहम चीज करने का काम वो है जिसे मैं दिलों और दिमागों को फतेह करने का काम कहता हूं। विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। दिल फतेह होते हैं खिदमत से, मोहब्बत से, ताल्लुकात से। इन नफरतों का इलाज यही है। और दिमाग फतेह होते हैं सच्चाई को लोगों के सामने लाने से, लोगों से संजीदा बात करने से। आप सबसे बात कीजिए, हिंदू भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से, दलित भाइयों से, सबसे बात
احتجاج کیجئے، سب کے دلوں پر دستک دیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ یہ فاشزم اس ملک کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ دوسرا کام وہ امت کی بہتری کا کام ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی ہم تعلیم میں آگے بڑھیں، صلاحیت میں آگے بڑھیں، اس ملک میں دینے والے بنے، کنٹریبیوٹ کرنے والے بنے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں کیرلا میں مسلمانوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، تعلیم کے میدان میں، معیشت کے میدان میں آپ نے جو ڈیولپمنٹ کیا ہے، اپنے آپ کو جس طرح آگے بڑھایا ہے، ہندوستان کے سارے مسلمان آپ کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب یہی تحریک پورے نارتھ انڈیا میں چلانی ہے، پورے ملک میں چلانی ہے، امت کو اوپر اٹھانا ہے۔ امت کمزور رہے گی تو ولنریبل رہے گی، وہ آگے بڑھے گی، تعلیم میں، معیشت میں، ملک کے لیے کنٹریبیوشن میں آگے بڑھے گی، تو اس پر ظلم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا اس وقت ہے۔ اور آخر میں دوستو، تیسری اہم بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس دوران جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہاں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا، ظلم کو ریزسٹ کرنا، اس کی مزاحمت کرنا، یہ نہ صرف ہماری ضرورت ہے بلکہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی صفت بتائی ہے کہ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں، اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ کسی پر بھی ظلم ہو، اس ظلم کو روکنے کی ہر ممکن کوشش ہم کریں۔ صرف مسلمانوں پر نہیں، اگر کسی دلت پر ظلم ہوتا ہے، آدیواسی پر ظلم ہوتا ہے، کرسچن بھائی پر ظلم ہوتا ہے، ہندو بھائی پر ظلم ہوتا ہے، تو اس کے خلاف بھی ہم سینہ سپر ہو جائیں گے اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے پرامن طریقے سے قانون کے حدود میں رہتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تو محترم دوستو، اس ریلی کا یہی پیغام ہے کہ یہ میسیج لے کر آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں کے دروازوں پر دستک دیجئے، ملک کی عوام کو بیدار کیجئے، ان کے ضمیر کو بیدار کیجئے۔ میں پھر ایک بار اس عظیم الشان ریلی کے لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ریلی اس ملک میں بیداری کی ایک نئی لہر کا انشاءاللہ نقطۂ آغاز ثابت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔